नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आई होप कि कंपनी समझ आ गई है। क्या होती है कंपनी? एक मिनट, प्रेजेंटर है ये रहा। क्या होती है कंपनी? जी जी, कल नहीं आए थे। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लॉ की नज़र में एक यानी कि अलग पर्सन होता है। लॉ की नज़र में कंपनी एक अलग पर्सन है। अच्छा, और जो इसके ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यानी कि ओनर बनने के लिए आपके लिए लाजमी शर्त है कि आपको शेयर्स खरीदने होंगे। शेयर्स खरीदेंगे तो आप मालिक बन जाएंगे। तो कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। क्या ये शेयर होल्डर्स होते हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। शेयर होल्डर्स में से भी आ सकते हैं। कुछ और लोगों को एम्प्लॉय भी रखा जा सकता है। कुछ और तरीके भी हैं। हम डायरेक्टर के चैप्टर में कोई 11 किस्म के डायरेक्टर्स देखेंगे। तो डायरेक्टर्स वो हैं जो कंपनी को चला रहे हैं। शेयर होल्डर्स वो हैं जो कि कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं। कंपनी का जो कैपिटल है उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं? कंपनी में जो सब लोगों ने मिल के पैसे डाले होते हैं। कल नहीं आई थी तो वैसे कुछ जनरल आइडिया है कि कंपनी के कैपिटल को? नहीं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के जो कैपिटल है वो शेयर कैपिटल कहलाता है, क्योंकि उन लोगों ने मिल के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। तो शेयर किसे कहते हैं? ये शेयर क्या चीज़ है? जो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को। लोग कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे। कंपनी उस पैसे के अगेंस्ट उनको एक एसेट पकड़ा देती है। यानी कि कंपनी तो हवा में है ना, वर्चुअल है, नज़र ही नहीं आती। तो अगर एक बंदे ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो टेक्निकली वो कहता है कि मैंने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए हैं। यानी वो 10,000 रुपये अगर कंपनी को देता है तो कंपनी से उसको मिलते हैं 1,000 शेयर्स 10-10 रुपये के हिसाब से। वो सर्टिफिकेट फॉर्म में हो सकता है, वो ऑनलाइन फॉर्म में हो सकता है, वो आगे चल के शेयर कैपिटल के ऊपर पूरा चैप्टर है इंशाल्लाह, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने शेयर के बारे में सही कहा कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टेक्निकली लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो उनकी तरफ से कंपनी में शेयर कैपिटल में आ जाता है। और कंपनी इन रिटर्न उनको एक कागज़ का टुकड़ा देती है जिस पर एविडेंस होता है कि इनकी इतनी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वो शेयर्स होते हैं। तो हम कंपनी के शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। हमारी मर्ज़ी है, ज़्यादातर 10 रुपये का एक पीस है। तो अगर एक बंदे ने 10,000 रुपये खर्चे हुए हैं तो 1,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से उसने कंपनी के खरीदे हुए हैं। तो इट्स सिंपली लाइक कि आप गए और आपने 2,000 रुपये की कोई डस्टर ख़रीद के ले आए। तो ऐसे ही है कि एक बंदा आया, उसने 10,000 दिए और 10,000 के अगेंस्ट उसको जो गुड्स मिले, जो चीज़ मिली उसे, वो शेयर्स हैं। अब ये शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक एसेट है। जिस तरह से आप अपने पास रखा कोई भी एसेट बेच सकते हैं, दोबारा आगे चला सकते हैं, रख सकते हैं, इसी तरह से लोग शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स रखेंगे, शेयर्स चलाएंगे। और एक ऐसा एसेट है जो आपको सालाना या डिपेंड करता है कंपनी का क्या पैटर्न है, आपको अक्सर पैसे भी देता रहता है। ये जो आपने शेयर खरीदे है, इसके अगेंस्ट आपने जो पैसे दिए हैं, उन पैसों पे आपको प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाता है कंपनी के हालात वाक़यात के हिसाब से। तो ये किस तरह का, तो इसका मतलब है जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना एक बिज़नेस कर रहे हैं, वो शेयर्स में डील कर रहे हैं। और जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर से हटके है। शेयर होल्डर ज़िंदगी में कुछ और कर रहा होगा और साथ में क्या हुआ होगा, उसने शेयर्स खरीदे हुए होंगे। और जो कंपनी है, कंपनी का अपना बिजनेस चल रहा होगा। और ये बिजनेस कौन चला रहा होगा? डायरेक्टर्स चला रहे होंगे और उनके नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो कंपनी अलग चल रही है और बाकी लोग जो उसके ओनर्स हैं वो अलग चल रहे हैं। तो कंपनी अपने ओनर से बिल्कुल सेपरेट है। अगर 5 नंबर के लिए इस पर कुछ लिखना पड़ जाए तो क्या क्या बताएंगे? 5 नंबर का अगर सवाल हो कि बताएं कंपनी अपने ओनर से सेपरेट है, नोट लिखें, हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। एमफिल के एग्ज़ाम जब मैं दिए तो उसमें बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन होती थी कि हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। एमफिल लेवल पे भी लोगों को होता है कि वो फुटे पकड़ के ना लाइंस लगा के और वो खूबसूरत सा बनाए। तो वो लिटरली वहाँ पे जुमला लिखा होता था कि हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। हाशिया कहते हैं वो जो साइड पे लाइंस लगी हुई होती हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन्होंने कहा एक भारी वर्ड बोल देते हैं तो एक नंबर तो हाथ में आ जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। और उसमें मतलब पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती ओनर की। ओनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, ओनर इससे अलग होता है, ठीक है। और उसमें 5 नंबर के लिए खेलने और फ़र्क नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, कंपनी अपने ओनर से सेपरेट है। इससे एक पॉइंट पे 5 नंबर कमाने हैं। क्या क्या बताना चाहेंगे आप कि ये व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सन?
तरह वो जो ओनर है वो टैक्स जो कंपनी है ना जो इनकम कमाएगी वो देगी। कंपनी जो इनकम कमाएगी खुद कमाएगी, कंपनी अपनी इनकम पे खुद से टैक्स देगी। ओनर का टैक्स अलग है और कंपनी का टैक्स अलग है। 3 बातें तो कर दी हैं, 1-2 और बातें करते हैं, गुजारा मुजारा हो जाएगा। नहीं वो तो अलग अलग पॉइंट्स है ना, हम कह रहे हैं ये सेपरेट लीगल पर्सन है, इसके ऊपर आप क्या क्या बताना चाहेंगे? सेपरेट कैसे है, इससे क्या मुराद है कि सेपरेट है? इन्होंने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी है, समझ आया। इन्होंने कहा कि वो अपना टैक्स खुद पे करेगी, अपनी इनकम खुद कमाएगी, ठीक है। अपने ओनर से अलग है, ओनर्स की अलग ज़िंदगी है, इनकी अलग ज़िंदगी है। और वो अगर चाहे तो कंपनी मतलब न्यू शेयर भी दे सकती है। ठीक है, उन्होंने कहा अब जब 5 नंबर पूरे करने हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो गुजारा मुजारा करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कंपनी शेयर्स भी दे सकती है। और ये राइट ओनर के पास नहीं है। ये राइट ओनर के पास नहीं है। कंपनी खुद एक अलग पर्सन है, वो अपने शेयर किसी और को दे सकती है। कंपनी अपने एसेट्स खुद खरीदेगी, कंपनी अपनी लायबिलिटीज खुद सेटल करेगी। कंपनी अदालत में किसी पे केस कर सकती है, कोई अदालत में कंपनी नामी इंसान पे केस कर सकता है। कंपनी एक लीगल इंसान है, वो गाड़ी खरीदेगी तो अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगी, कुछ भी होगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगी अपने नाम पे खुलवाएगी। तो कंपनी अपने ओनर से बिल्कुल डिफरेंट है। कंपनी एक अलग सेपरेट प्रॉपर पर्सन है, ठीक है जी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट में किसी का कोई सवाल? ये कॉन्सेप्ट जो किताब में जिस तरह से लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन, कोई लाइन नहीं समझ आ रही या कोई बात? अभी वो रट्टे वाली चीज़ें शुरू नहीं हुई, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है जिसमें वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्लियर? देन हमने कहा कि कंपनी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये इसका क्या मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी का? कंपनी में जितना इन्वेस्ट होता है तो वो जो लायबल होती है तो उसको नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लायबल। कंपनी में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे ज़्यादा के लिए कंपनी लायबल नहीं है। या आसान अल्फाज में देखें, कंपनी तो एक वर्चुअल पर्सन है, इंसानों की बात करते हैं। जो इंसान कंपनी में जितना इन्वेस्ट करेगा उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। जितना उसने ख़रीदे हुए शेयर्स, जितने रुपए उसने दिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन अगर नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा का हुआ तो उसको घर आके उसके एसेट्स बिकवा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रकम कंपनी में लगी हुई है वो डूब सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं डूब सकती। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती जैसे पार्टनरशिप्स की होती है, उस हद तक लिमिटेड होती है जितना उनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है या जो उन्होंने एग्री किया है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट था परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। परपेचुअल सक्सेशन कल हमने जाना था कि लगातार चेंज विरासत हो रही है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो इस पॉइंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये आप कुछ बताना चाह रहे थे इस वाले पॉइंट के बारे में? मतलब अगर कोई बंदा फौत हो जाता तो उसके जो कोई बंदा अगर फौत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो वर्सा हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। और बगैर फौत हुए भी कोई मार्जिन है? कोई बंदा बेच के भी कोई बंदा जीते जी अपने शेयर्स भी किसी और को बेच सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि कोई भी बंदा शेयर्स में से कुछ या सारे किसी दूसरे को दे, वो बंदा माइनस हो जाएगा, नया बंदा आ जाएगा, ओनर बदल जाएगा। तो ये पार्टनरशिप में ओनर बदलना इतना आसान नहीं था, कंपनी में ओनर बदलना बहुत आसान है। ओनरशिप ट्रांसफ़र भी हो रही है बड़े अच्छे तरीके से, और हर नए दिन कुछ नए लोग कंपनी के मेंबर बन रहे हैं। तो कंपनी एक इस तरह का सेटअप बना दिया कि ये सेटअप पड़ा हुआ है, ये काम कर रहा है, इंतज़ामिया अपने तौर पे चल रही है, लोग इसके शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो शेयर्स का एक अलग बिजनेस शुरू हो गया, और कंपनी जो अपना मेन बिजनेस कर रही है वो तो कर ही रही है। तो कंपनी में आना भी आसान है, कंपनी से जाना भी आसान है। कंपनी में ओनरशिप बदलने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। जो आपके पास रखे हुए वो कागज़ के टुकड़े हैं शेयर्स, वो आप किसी और को बेच दें। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि वो उसमें ओनरशिप चेंज कैसे होती है, फलाना काम कैसे होता है। लेकिन इस वक्त शेयर ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है कि आप शेयर दे दें किसी और को और वो मालिक बन जाएगा और आप मालिक नहीं रहेंगे। आप आधे उसे शेयर्स दे दें, वो आधे का मालिक बन जाएगा और आधे के मालिक आप बन जाएंगे। जैसे कल हमारे यहाँ को मिस्टर डी थे, या वो जो उन्होंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे जी। इस कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन? किताब में जो लिखी हुई लाइन्स हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन? कल जितना पढ़ा है उसमें कोई कन्फ्यूजन? जी यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंटली लायबल होगी पार्टनरशिप। जी जी। पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं
लेकिन हमने बीला में पढ़ा था जॉइंटली भी और सेवरली। जी बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं, जबकि बीलॉ में पढ़ा था जॉइंटली एंड सेवरली। असल में इस टाइम पे ये बीलॉ के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा याद कराने के मूड में नहीं थे, वो सिर्फ बताना ही चाह रहे हैं कि सारे पार्टनर्स बेचारे सब के सब लायबल हो जाते हैं। और जॉइंटली क्यों लायबल हैं कि अगर एक ने पैसे दे भी दिए तो अल्टीमेटली किसने देने हैं? सब ने। पार्टनरशिप में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमारी मजबूरी ये थी कि हम पहले ये समझें कि उनमें से हर बंदे को अकेले भी पकड़ा जा सकता है और फिर बाद में वो बाकी सबसे कहेगा कि तुम लोग अपने हिस्से के पैसे दो। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़ोर दे रहे होते थे इस बात पे कि जॉइंट एंड सेवरल है। यहाँ कंपनी से उसको सेग्रीगेट करने के लिए वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ जॉइंट ओनरशिप होती है, वहाँ जॉइंट लायबिलिटी होती है, यहाँ जॉइंट नहीं होती। तो बिल्कुल अब आप इसके साथ जॉइंट एंड सेवरल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। जी कल जितना हमने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन? पूरे सेशन का वाहिद बोर्ड लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन हैं, या बहुत सारी डेफिनेशन ही मुनासिब कर लेंगे तोड़ तोड़ के। क्या हम तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए? पक्की बात है, ठीक है। अवाम का कंपनी लॉ को लाइट लेके चलने का अमल जारी है। पता नहीं कंपनी लॉ में पहले ही दिन से बच्चे गायब क्यों हो जाते हैं। दूसरे कैंपस में भी यही हालात हैं। कंपनी लॉ के अंदर जो है ना वो और ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें ऑनलाइन एनरोलमेंट फिजिकल से ज़्यादा है। अब समझ आया क्यों फेल होता है? आसान बड़ा है ना, शोगल मोगल है, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और पढ़ना ही है और जब टिकली लगाना है तो वाई नॉट ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन ही है तो क्यों ना ईद के बाद देखना शुरू करें लेक्चर्स। और पहली ईद के बाद क्यों? रिज़ल्ट के बाद, अगली ईद के बाद। तो वो बस सीलो बेचारा जो है ना अदम तवज्जो का शिकार हो जाता है, तो और उसके बाद ये बड़े स्मूथ तरीके से फेल हो जाता है। हालांकि ये पर डे इतना लोड नहीं है, आप पर डे बस साथ साथ ऐसे लेके चलते रहें, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती से पास हो जाएगा। तो क्या आप लोग पर डे पढ़ने के लिए तैयार हैं? कल वाली चीज़ें जाके लिखी हैं? बस लिखने वाला काम किसी दिन मिस नहीं करना। जो लोग आज पहले दिन आए हैं, एक नीट एंड क्लीन रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें ये जो हैंड आउट्स हैं घर जाके जितना हमने एक दिन पढ़ा होगा उसको एज इट इज़ खूबसूरत सा करके अपने पास लिख लेना। आइडियली अगर 2 कलर से लिख लें तो अच्छा, अपना लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। सीलो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेंशन का, याद जल्दी नहीं होता और देर तक रहता नहीं। तो ये लिखने वाले अमल से याद भी जल्दी होगा और रहेगा भी देर तक। चूँकि आप हर तरफ ये कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके इर्द गिर्द पूरा दिन आपको हर वक्त कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज नज़र आती है, टाइप हुए हुए लेटर्स नज़र आते हैं। उस दौरान अपने हाथ का लिखा हुआ जो सफ़ा है उसका इमेज ही अलग होता है जहन में। याद करें वो फिज़िक्स में टीचर ने कोई बात बताई होती है क्लास में, वो पढ़ा रहा होता है, आपको आधा समझ आ रहा होता है आधा नहीं, आप कुछ कागज़ पे कीड़ी काढ़ा कुछ ना कुछ निशान लगा रहे होते हैं। किसी और सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग में या अब FR1 में टीचर कुछ बता रहा है और आप कहीं फ़्लो बना रहे हैं, वो बोर्ड पे कुछ बता रहा है, आप उसको साथ साथ नोट कर रहे हैं और अल्टीमेटली घर जाके अगर आपको कुछ याद ना आ रहा हो, आप अपने हाथ का लिखा हुआ रजिस्टर का सफ़ा देखते हैं तो आपको पूरा लेक्चर याद आ जाता है, फिल्म चलना शुरू हो जाती है दिमाग में। यही कंपनी लॉ के साथ होगा कि आपकी अपनी लिखी हुई हैंड राइटिंग को जब आप बार बार देख रहे होंगे, यानी रजिस्टर बनाने का मतलब ये है कि आपने रजिस्टर पे एक दफ़ा सब लिख लिया, उसके बाद ये हैंड आउट फेंक दें, मेरी किताब को साइड पे कर दें। आपने अब दोबारा जब जब रिवाइज़ करना है अपने हैंड रिटन रजिस्टर को रिवाइज़ करना है, अपनी हैंड राइटिंग से रिवाइज़ करना है, तो फिर याद भी हो जाएगा जल्दी और देर तक भी रहेगा। और जहाँ बीच में आपने हिम्मत हार दी और आपने कहा नहीं ये तो ऐसा काम है तो मैं कभी भी कर लूँगा, उसके बाद से दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें, को बहुत ज़्यादा मुश्किल बात इस वक्त नहीं है। चलें जी, कंपनी लॉ को समझते हैं। तो कंपनी लॉ को समझने के लिए तो पहले हमें कंपनी समझनी पड़ेगी। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी लॉ की आदत है कि हर चीज़ को डेफिनेशन दे के समझा देता है कि इसमें क्या बात है और किस तरह से। तो अब कंपनी लॉ के मुताबिक किसी चीज़ को हम कंपनी कब कहेंगे? कंपनी एक ऐसा सेटअप है जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुआ हो। कंपनी बड़े सी के साथ लिखा हुआ कंपनी। एक कंपनी होता है जो नॉर्मल वर्ड कंपनी होता है, उसका मतलब होता है रफाकत, साथ देने वाले, या इस तरह से करके। तो इस सब्जेक्ट में जब भी वर्ड कंपनी आएगा तो इसका मतलब होगा एक ऐसा सेटअप जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुआ हो। लेकिन अचानक से परेशानी हो गई,
क्या कंपनियां 2017 के बाद बनना शुरू हुई होंगी? उससे पहले भी थी, जब पाकिस्तान बना तब भी कंपनियां थी, उसके बाद भी बन रही थी, पाकिस्तान बनने से पहले भी कंपनियां काम कर रही थी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अलग अलग लॉज होते थे। कंपनीज एक्ट हुआ करता था कभी 1913 का, ये बाद में 1935 में थोड़ा सा अरसे 1935 के नाम से भी रहा। फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, फिर 2016 में कंपनीज ऑर्डिनेंस आया था। तकरीबन 2014 से 16 के दरमियान 2-2.5 साल गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट की। जो उस वक्त तक लॉ था ना 1984 का, बड़ा पुराना हो चुका था, उसमें अभी तक बड़ी पुराने ज़माने की बातें लिखी होती थी, जबकि अब टेक्नोलॉजी आ गई थी, ईमेल्स आ गए थे, ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम आ गया था, और ये सारी बातें वही पुराने ज़माने के जब फाइलों और रजिस्टर्स वाला ज़माना होता था उस वक्त की सारी बातें करता था। तो हुआ ये कि 2-2.5 साल तक काफ़ी एफर्ट करने के बाद एक कानून का एक सेट बन गया कि हाँ भाई अब इसको हम एक्ट के तौर पे ले आएंगे। जब पार्लियामेंट में उस एक्ट को पास करने की कोशिश की तो पार्लियामेंट वाले सीरियस ही नहीं थे। मेरी अजम्पशन ये है कि आप लोगों ने बी लॉ पढ़ा हुआ है। तो ऑर्डिनेंस जो कि सदर की तरफ से आता है और एक्ट जो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, तो उस टाइम पे इस एक्ट को पार्लियामेंट के सामने कई दफ़ा रखने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त की जो पार्लियामेंट है वो बड़ा ही अजीब व गरीब से मामले चल रहे थे। कुछ लोग हुकूमत में थे, वो मुख्तलिफ काम करके साबित करना चाह रहे थे कि उन्होंने वो जो पिछला एरा है जो बड़ा ख़राब था, 2013 में जरदारी का एरा ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद मुल्क जो है ना वो 18 घंटे लोड शेडिंग, गैस गायब और वो सारा इन सारे उसमें था। तो जो गवर्नमेंट थी उसकी कोशिश थी कि वो लॉ मेकिंग की तरफ बाद में आए, पहले सारे अपने काम शाम सीधे कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजली और उस पर काम कर लें। और जो अपोजिशन थी उनकी कोशिश थी ये कुछ भी ना करें, वो लॉन्ग मार्च, धरने, शुगल, कॉन्सर्ट और वो इन सारे चक्रों में लगे हुए थे। तो ऐसे में जो लॉ बनाने वाले हजरात थे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन याद है? तो जब नज़र आया कि चीज़ें सीरियस नहीं है तो ये लॉ बनाने का अमल 2014 वगैरह के आसपास दे दिया गया SECP को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बड़ा खूबसूरत पीस ऑफ लॉ बनाया और पार्लियामेंट के सामने रखने की कोशिश की। बट पार्लियामेंट वाले, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए थे। किसी को काम करके दिखाना था, किसी को काम रुकवा के दिखाना था, किसी ने ये साबित करना था कि वो अच्छे हैं, किसी ने साबित करना था इन्हें उतारो हम बहुत अच्छे हैं। तो इस सारी जंग में मुल्क का कोई नहीं सोच रहा था। तो 2-2.5 साल की इस कोशिश के बाद जब पार्लियामेंट जो है वो नहीं हाथ आई, तो फिर उस टाइम पे जो है वो इसहाक डार ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था और उसको लग रहा था कि शायद इस काम को सामने लाने से मेरे सारे गुनाह धुल जाएं और शायद जो है वो तारीख़ मुझे याद रखे कि जी पाकिस्तान का इतना पुराना कमती लॉ मैंने अपडेट करवा दिया। लेकिन वो भाई साहब को लग रहा था कि किसी भी वक्त हमारी टांगें खींची जा सकती हैं। अपोजिशन पार्टी जो है वो कुछ बड़ों से दोस्ती कर रही थी और वो कह रहे थे कि जी आप हमारा साथ दें, हम मिलकर गलत लोगों को उतारते हैं और असली लोगों को मुल्क पे लेके आते हैं। खैर अब तो आपको असलियत पता लग गई है, तो अब तो ऐसी बातें की जा सकती हैं। तो हुआ ये कि काफ़ी देर तक पार्लियामेंट में इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसहाक डार ने फिर देखा कि एक बंदा बड़ा वेला वेला सा बैठा रहता था, सदर, ठीक है। उसने उसके पास जाके कहा भाईजान ये पार्लियामेंट का तो अपना मामला चल रहा है, तुम्हें मैं काम करता हूँ, तुम भी सुनहरी रूप में लिखे जाओगे तारीख में और मैं भी, बस तुमने क्या करना है, एक साइन करना है। उसने कहा किस पे साइन करना है? कहा एक कंपनी का लॉ है। सदर ने कहा पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना? उन्होंने कहा नहीं परेशान मत हो, बड़ा अच्छा बना हुआ है, SECP वालों ने बनाया है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का फ़ायदा होता है, आपको ट्रस्ट होता है कि नीचे एक पूरा इदारा है, उस इदारे ने किया है, सदर भाई ने उस पर साइन कर दिया, वो बन गया कंपनी ऑर्डिनेंस 2016। जब अचानक से मुल्क में ऑर्डिनेंस आया तो अब सारों को हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो भाई साहब क्रेडिट ले जाएंगे। तो फिर एक जंग शुरू हो गई, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होता। फिर एक मीटिंग बुलाई गई इसको डिस्कस करने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि उसके मैं जब मिनट्स पढ़ रहा था तो उसमें एक साहब ने कमेंट किया था कि ये इतना बड़ा लॉ तो पढ़ने के लिए हमें 2 साल चाहिए, तो हम 2 साल तक इसे देखेंगे और उसके बाद इसको अप्रूव करेंगे। तो इसको उन्होंने उठा के रिजेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि अगर ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ना माने तो उनको अपना कानून देना पड़ेगा। वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, रीज़न देने पड़ेंगे, और अगर उन्होंने वो रीज़न दे दी और समेत अप्रूव हो गया तो लॉ आ जाएगा। तो हुआ ये कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी बैकएंड पे एक एक्सेल फाइल थी जिसमें सारी वर्किंग हुई थी, उसमें से चंद लाइनें डिलीट की और कहा भी हमारी रिवाइज वर्किंग है। जिन चंद लाइन में लिखा था ये पुराना सेक्शन यूँ था, अब यूँ पढ़ा जाएगा। तो अभी भी कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें समझ ही नहीं आता क्या है। कंपनी लॉ में एक जुमला मैं अक्सर आपके सामने बोलूँगा,
एज मे बी स्पेसिफाइड, और फिर आप तड़पते रह जाएंगे कि उन्होंने स्पेसिफाई कब किया, क्योंकि जिस सेक्शन में स्पेसिफाई करना था वो तो डिलीट हो गए। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 की दुर्गत बनाने के बाद उसकी एक शक्ल निकाली जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इतने करीब करीब लॉ आ जाएं, ये देखें ना 1913, 1984, 2016, तो 2016 और 17 बहुत करीब करीब है। तो इसके पीछे आपको सियासी गैर सियासी सारी रीजंस बताई हैं, तो आपने इस पर परेशान नहीं होना कि ये क्या बात है कि 2016 भी है 17 भी है। तो जब लेटेस्ट लॉ आता है तो वो पिछले वालों को ख़त्म कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई कंपनी इसमें रजिस्टर हुई होगी, कोई इसमें रजिस्टर हुई होगी, कोई इसमें रजिस्टर हुई होगी और कुछ इसमें रजिस्टर हुई होंगी। तो अगर हम कहें कंपनी उसे कहते हैं जो 2017 में रजिस्टर हुई हो, तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो लॉ के अल्फाज हैं कि कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुई हो या किसी और कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। इसका मतलब इन चारों को मिला के हम कहेंगे कंपनी लॉ। कंपनियों के जो कवानीन पाकिस्तान में थ्रू आउट एप्लीकेशन हैं वो या 1913 वाले होते थे, जब पाकिस्तान बना तो वो पुराने वाले चलते थे, फिर उसके बाद 1984 आया, 2016 और 17। तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन ये है कि कंपनी लॉ में वो तीन भी शामिल हैं और जहाँ कुछ और ना लिखा हुआ हो तो ये चौथा भी शामिल है। और कंपनी किसे कहेंगे? जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुई हो या किसी और कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो मेरा एक सवाल है, फिर कंपनी लॉ में 4 आएंगे या 3 आएंगे? लेटेस्ट लॉ भी परेशान हो गया इस पर। कंपनी की क्या डेफिनेशन है? कंपनी उसे कहते हैं जो इस एक्ट में या किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। और कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? कंपनी लॉ में ये है, ये है, ये है और ये है, अनलेस कुछ और बताया गया हो। ये अनलेस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर जुमले का कॉन्टेक्स्ट ये हो कि पुराने कंपनी लॉ, तो वो 3 काउंट होंगे, और अगर जुमला ये हो कि सारे कंपनी लॉ, तो ये भी शामिल होगा। तो वो 3 तो हमेशा कंपनी लॉ कहलाएंगे। ये तब कहलाएगा जब जुमले से नज़र आ रहा है कि हाँ भाई वो चाहते हैं कि इसको शामिल करें, जब जुमले से साबित हो रहा हो। अब मेरा जुमला सुने, कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुई हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। अब ये जुमला क्या कहना चाह रहा है? हाँ, कंपनीज एक्ट का अलग से तस्करा कर दिया। अब वो जब कंपनी लॉ बोल रहे हैं तो उनका मतलब है बाकी 3। तो ये 2 ऐसी पैथेटिक सी डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली ज़िंदगी में कभी पेपर में आने का चांस नहीं है। लॉ अपना तारुफ करा रहा है। तो आई के अपने बड़े जोशो खरोश से उसने सोचा चलो बच्चों का पहला दिन होगा तो बच्चों को समझ आ जाए कंपनी किसे कहते हैं। तो किताब से एक दफ़ा ज़रा पढ़ते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। हम जो पढ़ रहे हैं लॉ वो तो 2017 है, तो जब वो दिस कहेंगे तो वो अपना जिक्र कर रहे हैं। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। अच्छा, ये कंपनी लॉ भाई साहब क्या है? कंपनी लॉ में रिपील कंपनीज एक्ट वो 1913 वाला, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ये 3 तो हैं। ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। अभी जुमला समझ आ रहा है कि इसमें कंपनीज एक्ट भी शामिल होगा अनलेस के जो कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाको, उससे कुछ और समझ आ रहा है। तो आसान अल्फाज में इन चारों को कंपनीज एक्ट कहेंगे। लेकिन अगर किसी जगह जुमला ऐसे लिखा हुआ है कि वो पुराने और नए का जिक्र कर रहे हैं तो पुराने में वो 3 आएंगे और नए में 2017 वाला आएगा। तो ये 2 ऐसी डेफिनेशन हैं जो बस पहले दिन आपने पढ़ी हैं, उसके बाद असूलन इनको याद करना नहीं बनता। बहुत हुआ तो बस आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। और ये 1913 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें खिचड़ी थी। ये बाद में 1935 में थोड़ा सा रिवाइज हुआ था, तो इसको किताब कहती है रिपील कंपनीज एक्ट, और ये ऑर्डिनेंस 1984, ऑर्डिनेंस 2016 और एक्ट 2017। डन। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कंपनी का। अब कंपनी इन्होंने बता दी। जब कंपनी बता दी इन्होंने तो फिर परेशान हो गए। अब फ़र्ज़ करें अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ हो कि कंपनियों को चाहिए कि टैक्स दें, तो इससे क्या मुराद है? उस सेटअप को टैक्स देना पड़ेगा जो कंपनीज एक्ट 2017 या इन 3 में रजिस्टर हुआ हो। क्योंकि कंपनी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। तो बैंक वाले तो खुशी से छलांगे मारेंगे क्योंकि बैंक तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ही नहीं हुए। बैंक तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में हुए। इंश्योरेंस वाले भी कहेंगे चलो शुक्र है कंपनियों को टैक्स देना है, हमने टैक्स नहीं देना।
क्योंकि वो तो इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो कंपनी है ही नहीं। तो पाकिस्तान में दूसरे मुल्क से आई हुई कंपनियाँ वो भी छलांगे मारेंगी खुशी से, क्योंकि जुमला क्या लिखा हुआ है, कंपनी टैक्स दे, और कंपनी की लीगल डेफिनेशन क्या है, जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ। तो फिर लॉ ने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक बड़ा वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, उसको उन्होंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। जब उन्होंने बोलना होगा ना ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज, तो वो बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। और जब उन्होंने बोलना होगा सिर्फ कंपनी लॉ वाली कंपनी, तो वो बोलेंगे वर्ड कंपनी। तो किताब में कहीं बॉडी कॉर्पोरेट लिखा नजर आए तो इसका मतलब है सारी तरह की कंपनियों का जिक्र हो रहा है, और अगर खाली कंपनी लिखा नजर आए तो सिर्फ ये कंपनीज एक्ट वाली कंपनियों का जिक्र हो रहा है। हम बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है या कॉर्पोरेशन है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी आ जाएंगी, इसके अंदर अदर लॉज वाली कंपनियां भी आ जाएंगी, और इसके अंदर आउटसाइड पाकिस्तान वाली कंपनियां भी आ जाएंगी। पाकिस्तान की कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी इसके अंदर कवर, किसी और लॉ वाली कंपनी, कोई और लॉ जो अपनी वाली चीज़ को कंपनी कहता है, जैसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 कहता है कि हमारे अंडर जो बैंक रजिस्टर कराएगा हम उसे कहेंगे बैंकिंग कंपनी। इसी तरह से इंश्योरेंस वाला लॉ उनको इंश्योरेंस कंपनियां कहता है, मुदारबा वाला लॉ उसको मुदारबा कंपनियां कहता है। तो कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियां और कोई और अदर लॉ जो अपने सेटअप को कंपनी कहता है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। और मुल्क से बाहर की कोई भी कंपनी, गूगल को हम कंपनी नहीं कहेंगे, हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे या कॉर्पोरेशन कहेंगे। तो कोई भी मुल्क से बाहर की जितनी भी दुनिया की सारी 100% ऑफ द कंपनी है, वो पाकिस्तान के अंदर किसी और लॉ की कोई कंपनी और पाकिस्तान के अंदर कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियां, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे। तो जब उन्होंने बोलना होगा ना ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, और जब उन्होंने कंपनी लॉ वाली कंपनी के रूल्स बताने होंगे तो वो बोलेंगे कंपनी। ये डेफिनेशन पता नहीं क्यों बता रहा है क्या, क्योंकि हमारी किताब में इस डेफिनेशन के बाद एक आध जगह हल्का सा जिक्र है, अदरवाइज उन्होंने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया। लेकिन चले हमारे सिलेबस में थोड़ा सा रट्टा ऐड हो जाता है। तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट समझ आया? अब कुछ ऐसे इदारे हैं जो कंपनियों जैसे दिखते हैं लेकिन कंपनी नहीं होते। ये जैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ होती हैं, अगर आप गौर से देखें तो हाउसिंग सोसाइटी में तमाम मेंबर्स होते हैं, सारे घर वाले मेंबर्स होते हैं, उसकी एक इंतज़ामिया होती है, वो काम कराते हैं, और इंतज़ामिया अलग होती है और जो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ इनमें से होते हैं, कुछ हायर किए हुए होते हैं। तो गौर से देखें तो कंपनी की तरह ही तो है सब कुछ, मेंबर्स हैं, पैसे दे रहे हैं, एक इदारा बना हुआ है, रजिस्टर कराया हुआ है, सबके लिए काम कर रहा है, उसकी अपनी टॉप मैनेजमेंट है, नीचे एक जूनियर मैनेजमेंट है। तो दिखने में वो कंपनी है, लेकिन इन्होंने कह दिया खबरदार, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा जो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, आपने उनको बीच में काउंट नहीं करना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इमदाद बाहमी बे के चंद लोगों ने मिलजुल के एक सेटअप बनाया और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भाई वो हाउसिंग सोसाइटी बिजनेस तो नहीं कर रही कोई, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों को मिल के चला रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉ ने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से, ये इसमें शामिल नहीं है। 3 चीज़ें शामिल हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हो वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। उसके अलावा एनी अदर जिसको मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट कह देंगे कि नहीं जी ये बीच में शामिल नहीं होगी, तो वो भी शामिल नहीं होगी। यानी कल को अचानक से लोगों को गुस्सा आया और वो कहें खबरदार आज से ऑनवर्ड इंश्योरेंस कंपनियों को किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हम कहेंगे जी जैसे आपने कहा हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो 2 चीज़ें एक्सक्लूड होंगी और 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी। कौन सी 3 इंक्लूड होंगी? कंपनी लॉ वाली कंपनियाँ और लॉ वाली कंपनियाँ आउटसाइड पाकिस्तान। और कौन सी एक्सक्लूड करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई भी और जिसको मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो काश ये डेफिनेशन ना होती, अपने अल्फाज में लिखना होता तो हम इतना ही क्यूट करके लिख देते हैं, लेकिन कानून ने अपने अल्फाज में लिखा है। एक दफ़ा ज़रा कानून भाई से पूछ, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं।
अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ये जुमला देखा नहीं लग रहा? ये तो कंपनी की डेफिनेशन है। तो नंबर 1 कंपनी जो कंपनी लॉ वाली है, नंबर 2 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, नंबर 3 अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैच्यू, एक ऐसी कंपनी जिसको कंपनी उनका अपना लॉ कहता है। तो जो मैंने लिखा था ना किसी और लॉ वाली कंपनी, तो ये 3 चीज़ें इसमें शामिल है। 2 क्या नहीं शामिल? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के किसी लॉ में रजिस्टर हुई, खबरदार हम उसको कंपनी लॉ में नहीं काउंट करेंगे। और नंबर 2 कोई भी और एंटिटी जो कि कंपनी ना हो इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट या किसी भी और लॉ फॉर द टाइम बिंग के मुताबिक ना हो, विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर दिया हो कि भाई ये वाली कंपनी को कोई नहीं कहेगा बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में 3 चीज़ें शामिल होती हैं और 2 चीज़ें शामिल नहीं होती। इस चैप्टर में इतनी सारी काम की बातें हैं, बहुत सारे कंपनियों के पैटर्न बताए हुए हैं, रूल्स बताए हुए हैं, लेकिन अगर ICAP का मूड हो के इस चैप्टर को हल्का सा टच करना है और पूछना भी थोड़ा सा है, तो एम ही चलते फिरते ना वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो कंपनी लॉ में ना हमारे पास गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, आप किसी भी चीज़ को गैर ज़रूरी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्या ये डेफिनेशन समझ आई है? समझ आना पहला स्टेप है, लेकिन याद करना दूसरा स्टेप है। तो याद भी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताएं जी। अगर कमिश्नर कोई कहते कि ये कंपनी है तो क्या इधर वो कंपनी आएगी? जी, अगर किसी को कमिश्नर कह दे कि कंपनी है तो क्या वो आएगी? नहीं, चूँकि बात यह है कि ये 3 रूल्स हैं, या तो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो या किसी लॉ ने उसे कहा हो कि वो कंपनी है। कमिश्नर लॉ नहीं है, किसी लॉ ने कहा हो कि कंपनी है, या मुल्क से बाहर की कंपनी है। तो इंक्लूड होने की सिर्फ 3 शर्तें हैं, उसके अलावा कोई चौथी शर्त नहीं है। हाँ, एक्सक्लूड होने के ऊपर मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टर लेवल का बंदा, और वो भी फेडरल गवर्नमेंट का, वो कह सकता है कि फलाना सेटअप को आपने कंपनी नहीं कहना। तो कंपनी लॉ की एक बड़ी खूबसूरत बात है, जितना बताए बस हमें उतना ही याद रखना है। इसकी बड़ी डिफाइंड बाउंड्री है। जरूरी है एज इट इज लिखा है जी, डेफिनेशन में हम बाउंड हैं, डेफिनेशन में हमें एज इट इज़ लिखना पड़ता है, लेकिन डेफिनेशन के अलावा जहाँ पे हम चलेंगे तो आपके पास बहुत खुला डुला मार्जिन होगा, आप जैसे मर्जी अपने अल्फाज में चलें। प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में डेफिनेशंस ज़रा ज़्यादा है। तो वो जो मैंने आपसे कहा था ना, बोर्ड डे 1 वो आज है जिसमें हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर ये मिनिस्टर जो ये क्लास ऑफ कंपनीज को निकालेगा या सिर्फ एक कंपनी? जी, मिनिस्टर क्लास ऑफ कंपनीज को निकालेगा या किसी एक कंपनी को निकालेगा। ये देखें, वो कहते हैं कोई भी और एंटिटी, कोई भी और एंटिटी, उन्होंने ये नहीं कहा कोई भी और ग्रुप ऑफ कंपनीज या सेटअप। तो अब मिनिस्टर की मर्ज़ी है कि वो या तो किसी एक ख़ास कंपनी को कह दे कि जी कल से फॉर एग्जांपल CDC को खबरदार जो किसी ने कंपनी का, कल से फलाना को किसी ने कंपनी नहीं कहना, वो एक कंपनी का जिक्र भी कर सकते हैं। और वो अपनी मर्ज़ी है, वो किसी भी एंटिटी, तो वो कहें आज से ऑनवर्ड बैंकिंग की कंपनी को कंपनी नहीं कहा जाएगा। तो ये मिनिस्टर की मर्ज़ी है कि वो क्या करे। यहाँ डेफिनेशन ने उसको इजाज़त दे दी है कि वो किसी भी इदारे को, किसी भी एंटिटी को माइनस कर सकता है। तब वो चाहे तो कह दे कि सारे बैंक्स, और चाहे तो कहे कि आज से ऑनवर्ड हबीब बैंक को खबरदार जो किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट करा। तो ये मिनिस्टर की मर्ज़ी है, जब उसका मर्ज़ी आएगी। असल में मरहूम इसहाक डार ने जो है ना, जब लॉ बन रहा था, मतलब मरहूम मैं इसलिए कह रहा हूँ कानूनी तौर पे मरहूम के, उस वक्त वो कानून जब बना तो जिस वक्त जो है उसका क्रेडिट लेने का टाइम आया, तब उसको जो है वो करके डिस्क्वालीफाई करके भगा भुगो दिया। तो वो उसने कोशिश क्या की कि जगह जगह ना ये लिख दे कि जैसा मिनिस्टर कहे, क्योंकि कंपनी लॉ जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कर रहा था इसहाक डार। तो यहाँ जब रेलेवेंट मिनिस्टर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे जो है ना बड़ा तरस आता है कि इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि कानून में उसने जब लिखा कि ये काम मिनिस्टर तय करेगा, ये काम मिनिस्टर तय करेगा, तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। खैर अब तो दोबारा बन जाएगा या नहीं? अभी क्या चल रहा है? मिनिस्टर फाइनेंस हो गया, कौन है? अभी तक वो नहीं हुआ। इस बार सारी चीज़ें बड़ी स्लो चल रही हैं। इलेक्शन भी बड़ा स्लो करके हुआ, फिर जो है वज़ीर आज़म भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बना। ठीक है, वोट बार बार गिनने पड़े, और ऊपर से जो है ना वोट की रिकाउंटिंग में फंस गए।
चूँकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि गवर्नमेंट के लोगों ने वोट चेंज किए होंगे। हुआ ये कि जब वोट की गिनती हुई तो पता लगा कि वो जो लोग थे मुहब्बुल वतन, उन्होंने उस टाइम पे ये चाहा कि हम पाकिस्तान के वसीतर मफाद में एक अच्छी जमात को जिता दें। अब वोट की रिकाउंटिंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे काम ख़राब हो रहा है, और अब उन्होंने वोट काउंटिंग रिकाउंटिंग की दरखास्तें देना बंद कर दी हैं। छुपे हुए वोट भी निकल आए हैं। तो बहरहाल खैर ये तो सियासी मामले हैं और अक्सर जो है वो सियासी बात भी होगी, लेकिन बहरहाल हम सियासियात से बालातर होके ये मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर उन्होंने क्यों लिखा, वरना यहाँ लिखा जा सकता था एज मे बी स्पेसिफाइड। मिनिस्टर लिखने का मतलब है अपने आप को पावर देना था कि भाई मिनिस्टर जब कहेगा ना किसी भी सेटअप को बॉडी कॉर्पोरेट से, तो फ़र्ज़ करें एक जगह लिखा हुआ है सारी बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, तो फिर सागडार भाई ने कहना था हाँ भाई बताओ कौन सी कंपनी ने बचना है टैक्स से, आपने, चलो ठीक है जी, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि आपके ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। आपके जहन में तो यही में जाता है ना। अब हम तो सारे सियासतदानों को करप्ट मानते हैं, सब गलत लोग हैं, हम तो बचपन से सीखा यही है, फेसबुक ने बताया यही है। अच्छी खबर तो बहुत बुरी होती है, बुरी खबर ज़्यादा सनसनीखेज़ होती है। तो हम सारे सियासतदानों के नेगेटिविटीज़ का हमें पता है, अच्छाइयों का नहीं पता। टू मी सागडार जितना मर्जी करप्ट हो, जितना मर्जी गलत आदमी हो, मैंने देखा है कि पाकिस्तान के कमती लॉ में उसने काम कर दिया जिसमें मैं तड़पता था। 1984 का इंतहाई पुराना लॉ जिसमें इतनी सारी फजूल बातें लिखी होती थी और कंपनियों के लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करने पर लगते थे। एक कंपनी के अगर पाकिस्तान में 50,000 शेयर होल्डर्स है ना, तो उसको सबको कोरियर भेजना पड़ता था नोटिस का। आज के इलेक्ट्रॉनिक दौर में जब व्हाट्सएप मौजूद है, जब SMS मौजूद है, 1984 में तो मोबाइल भी नहीं होते थे। तो इतनी पुरानी बातें लिखी हुई थी और हम हमेशा तड़प रहे होते थे पढ़ाते हुए कि भाई कोई तो लॉ को बदल दे। हम कब तक अंग्रेज़ों के वो देखें ना, वो आपने 150 साल पुराना कानून पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप ये देखें 150 साल तक भी लोग लॉ नहीं बदलते। तो कम से कम एक इनिशिएटिव था। तो टू मी वो पर्सनली जैसा मर्जी बंदा हो, मेरे एरिया में अगर उसने लॉ के ऊपर काम किया है तो मेरी नज़र में उसने कम से कम काम किया है। तो आप कहेंगे सर गलत वो है, तो गलत तो सारे ही हैं। आप किसी परफेक्ट आदमी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो काम करे बस अब वो मोहतरम है। अभी कल परसों भी किसी ने पूछा हाँ भाई मुल्क कैसा चल रहा है, आपका क्या उस पर, मैंने कहा भाई बात ये है कि जो भी काम करेगा XYZ हमारी नज़र में, वो नून लीग हो, वो PTI हो, सॉरी सुन्नी वो इत्तेहाद को वो हो, या वो पीपल्स पार्टी हो, या MQM है, व्हाट्सएवर, जो काम करेगा वो मोहतरम है। और जो काम नहीं करेगा वो जिस मर्ज़ी जमात से हो और जिस मर्ज़ी शख्सियत से और जो मर्ज़ी उसकी मतलब वो करैक्टरिस्टिक्स हो। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि हम अच्छे काम को देखें। इंसान तो सारे ही बुरे हैं और हम कौन से इतने अच्छे हैं, हम दूसरों को जज करते फिर रहे होते हैं। हम सब के सब करप्ट हैं, सब के सब अपने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े से बेईमान हैं। तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि मुल्क अच्छा चलना शुरू हो जाए। मुझे तो वो काकड़ भी ठीक लगता था कि कम से कम कुछ हैपनिंग हो रही थी, काम शाम हल्के 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 से अपने अपने स्मूथ हो रहे थे और कुछ सियासी वो नहीं था। तो क्या ये मिनिस्टर वाली बात समझ आई? तो ये एक सियासी पॉइंट है, मतलब ये सियासी तौर पे बीच में डाला गया है, वरना ये डेफिनेशन छोटी रह सकती थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं काउंट करनी और जिसको मिनिस्टर कह दे उसको काउंट नहीं करना। जी मिनिस्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो अपनी भी कंपनी को निकाल सकता है? जी, मिनिस्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या वो अपनी कंपनी को निकाल सकता है? ऐसा यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। कंपनी लॉ की ना एक बड़ी खूबसूरत बात है, पता है क्या, इसमें बी लॉ की तरह सोचना ही नहीं पड़ता। याद है बी लॉ में आप कहते थे अगर ऐसे करके वैसे करके तैसे करके जैसे करके ऐसे हो जाए, यहाँ सोच ही नहीं सकते। आप कहें सर डिप्टी मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं, मैं कहूँगा यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिनिस्टर, बस मिनिस्टर ऐसा कर सकता है। क्या मिनिस्टर को ऐसा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? मैं कहूँगा कहाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिनिस्टर नोटिफाई करेगा। सर ये नोटिफाई कैसे करेगा? उसकी मर्जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो नोटिफाई करेगा। तो सी लॉ की सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ अगर मगर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो लिखा हुआ है हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि वो ऐसे कर लेगा। जैसे आप उधर नहीं करते थे कि सर अगर एक बंदा दूसरे को 2 किलो फलाना चीज़ बेच रहा हो और अगर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाए और अचानक से उसकी लीगल वारिस आधी चीज़ें सप्लाई कर दें और आधी ना करें, और अचानक से एक एजेंट बीच में इन्वॉल्व हो जिसकी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी हो, तो बताएं पार्टनरशिप के रूल्स इस पर कैसे अप्लाई करेंगे?
ये इस तरह के सारे जो वाहियात ख्यालात होते थे वो बीलों में तो आपको परेशान करते थे। सीलों में ज़िंदगी बड़ी आसान है, जो है वो है। हम सराउंडिंग लॉजिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये देखें ना, मैंने लॉजिक आपको बता दी, ये जो कंपनीज एक्ट और वो बाकी 3 बातें थी उनकी लॉजिक भी बता दी, 2016-17 के साथ क्या हुआ वो भी बता दिया, लेकिन पेपर में हमने वो लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो कंपनी लॉ हमारे सोच के दरवाजे बंद कर देता है। हम अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेते हैं लेकिन पेपर में हम महदूद रहते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं ये बी लॉ से ज़्यादा आसान है, क्योंकि बी लॉ में लिखा इतना सा होता था, बंदा सोचते सोचते चांद तक पहुँच जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को वापस लाना पड़ता था, याद है? याद करने बैठे होते थे, खुद ही से सिनेरियो बनना शुरू हो जाते थे। इतना कंफ्यूज आई कैप नहीं करता जितना हम खुद ही से ही अपनी सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू करते थे। तो सी लॉ में बड़ी सीधी सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है ये माना जाएगा, जो नहीं लिखा वो नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यहाँ अचानक से किताब को जहन में आया कि वो आपको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी बता दे, तो उन्होंने कहा चलें जी एक फॉरेन कंपनी भी होती है। मीन्स एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अगर सिर्फ यहाँ तक लिखा होता तो आप तड़प के कहते सर ये बात तो अभी पीछे भी पड़ी थी, याद है पीछे हमने पढ़ा था। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड तो फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब यहाँ ब्रेक लगानी है, कौन सी वाली? क्या सारी दुनिया की सारी कंपनियाँ? नहीं। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजोन ऑफिस इन पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान में क्या हो, एक प्लेस ऑफ बिजनेस हो या लाइजोन ऑफिस हो। ये लाइजोन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे उनसे बातचीत हो सकती है, वो आपके थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, कंपनी खुद बैठी हो या कंपनी का एजेंट बैठा हो। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकली हो तो दुनिया भर की सारी कंपनियां हैं बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान। उनमें से फॉरेन कंपनी हर उस कंपनी को कहेंगे जो पाकिस्तान में टांग अड़ा रही है। पाकिस्तान में एक ऑफिस दे दिया, पाकिस्तान में एजेंट बिठा दिया, पाकिस्तान में फिजिकली आ गए, पाकिस्तान वालों के साथ ऑनलाइन डीलिंग करनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल। अब ये अली एक्सप्रेस, अली बाबा वगैरह अगर बैठे कहीं और हैं और पाकिस्तान में कोई ऑफिस बनाएं या पाकिस्तान में इवन ऑनलाइन तरीके से भी एंटर हो, तो टेक्निकली हमारे नज़दीक वो फ़ॉरेन कंपनी है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है उसकी 2 कैटेगरी हो गई। एक को हम फ़ॉरेन कहेंगे, दूसरे को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। फ़ॉरेन उस वाली कंपनी को कहेंगे जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से कनेक्ट कर रही है। तो अब अगर नामीबिया में एक कंपनी मौजूद है और हमने उसका नाम भी नहीं सुना और पाकिस्तान में उसे कुछ जानता भी नहीं और वो पाकिस्तान के शहरियों से ताल्लुक़ भी कोई नहीं रखती, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन उसे फ़ॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। फ़ॉरेन कंपनी वो वाली बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका पाकिस्तान में या तो बिज़नेस है या लाइजोन ऑफिस है, एजेंट के थ्रू है या खुद है, फिजिकल लाइजोन ऑफिस है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। या आगे बड़ी कमाल बात लिखी हुई है, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। और मैंने आपको बताया कि हुआ क्या, बहुत सारी जगह पे एज मे बी स्पेसिफाइड मर गए बेचारे। सोचें सेक्शन 34 हो और उसमें लिखा हो कि एक कंपनी स्पेशल किस्म की होगी, वो एक ख़ास तरीके से रजिस्टर होगी जो अपकमिंग सेक्शन में जिसका तस्करा है, और सेक्शन 35 डिलीट हो चुका हो, तो क्या गुजरेगी? और वही बात है, मुझे तो इसलिए तकलीफ़ होती है कि सियासी गहमा गहमी की वजह से इतने अरसे बाद एक लॉ अपडेट हुआ था, वो भी उन्होंने सियासी बदमाशियों में, सियासी उसमें कि हम क्रेडिट लें, उसमें से बीच में से चीज़ें माइनस कर दी। अभी एज मे बी स्पेसिफाइड में SECP के पास फ्रीडम आ जाता है। SECP आए दिन कोई सर्कुलर इशू करता है और कहता है एज मे बी स्पेसिफाइड का ये मतलब है, जब दिल करता है एज मे बी स्पेसिफाइड का कोई और मतलब निकाल लेता है। तो अगर ये डेफिनेशन अपने अल्फाज में लिखनी होती तो ये तो इंतहाई फालतू सी बात है, इसने कुछ भी नहीं बताया है। तो फॉरेन कंपनी वो वाली मुल्क से बाहर की कंपनी है जो पाकिस्तान में भी डील करती है, खुद प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है या लाइजोन ऑफिस रखती है, खुद मौजूद है या एजेंट के थ्रू है, फिजिकल है या ऑनलाइन है, या किसी ऐसे तरीके से है जो बता दिया जाएगा कल को। तो ये है फॉरेन कंपनी। जी लाइजोन ऑफिस, कोऑर्डिनेशन ऑफिस। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में मौजूद, आपने ACCA करना है,
तो ACCA तो इंटरनेट पे आपको मिलेगा नहीं, लाहौर में आपको इनके 2-3 ऑफिस मिल जाएंगे, आप जाएंगे वहाँ पे वो बैठे होंगे, उनके ऑफिशियल नुमाइंदे बैठे होंगे। तो बेसिकली वो लाइजॉन कर रहे हैं, वो वहाँ के मुल्क की क्वालिफिकेशन यहाँ पे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, और पाकिस्तान में उनके कोऑर्डिनेशन ऑफिस हैं जिधर आप जाके उनके साथ वहाँ के मामलात को डील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइजॉन ऑफिस का मतलब होता है कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस, फैसिलिटेशन ऑफिस, सपोर्ट ऑफिस, ठीक। तो फॉरेन कंपनी का मतलब वो बाहर से, मुल्क से बाहर की वो वाली कंपनी जिसका पाकिस्तान में कोई ना कोई फिज़िकल, ऑनलाइन, एजेंट, पर्सनल, किसी ना किसी तरीके से कोई कनेक्शन, कोई सेटअप है और वो पाकिस्तान के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। डन। तो ये फॉरेन कंपनी के बारे में हमने पढ़ा। तो बस 3 तरह की कैटेगरीज़ कंपनियों की और देखते हैं, हल्का सा तस्करा करते हैं और गुफ्तगू को तकरीबन तमाम करने की कोशिश करते हैं। कंपनियों की 3 कैटेगरीज़ लाइबिलिटी के हिसाब से। कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। आज और कल का दिन डेफिनेशंस के नाम है, लेकिन बोर बातें आज ही ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो इससे क्या मुराद है, तो आप मुझे बताते हैं कि सर जिस बंदे ने जितने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है। आप बिल्कुल सही बताते हैं, बट ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ इस कंपनी के लिए वैलिड है। ये जो मशहूर ज़माना बात है ना कि बंदा वहाँ तक लायबल है जितने उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो इस कंपनी का जिक्र कर रहे होते हैं। सम टाइम कुछ लोग मिलजुल के कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि वो शेयर्स की तरफ आएँ, वो शेयर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते बीच में, वो इस चक्कर में ही नहीं होते कि हम पैसा भी दें। वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, अगर कंपनी पे बुरा वक्त आ गया हम उस वक्त पैसे दे देंगे, लेकिन हम शुरू में पैसे नहीं देंगे। तो लिमिटेड बाय शेयर में क्या होगा, कंपनी जब बनेगी तो उसी वक्त पैसा आएगा। शेयर होल्डर 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 5 लाख सब के सब उस डब्बे में डाल देंगे, उनको शेयर्स मिल जाएंगे। अब अगर कंपनी डूबी तो वो पैसे गए। ये है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी वाले कहते हैं भाईजान हम भागे नहीं जा रहे कहीं, हम गारंटी दे देते हैं, लिख के गारंटी दे देते हैं। कहते हैं अगर कंपनी पे बुरा टाइम आया तो हम लोग इतने लाख रुपए तक इसको अदा करने के पाबंद हैं। तो कंपनी बनाते हुए उनको बहुत ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करने पड़ते। उस दिन वो एक वादा कर लेते हैं कि अगर कंपनी बंद हुई तो हम इस पे हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम लायबिलिटी अदा करेंगे। समटाइम क्या होता है 15, 20, 25, 30, 40, 50 लोग मिलके कंपनी बना लेते हैं, जबकि वो शेयर होल्डिंग नहीं चाह रहे होते, वो ये नहीं चाह रहे होते इसमें कोई डिविडेंड आए, इसमें कोई आपस में हिसाब किताब हो। वो कंपनी इसलिए बनाते हैं कि वो लिमिटेड लायबिलिटी के अंडर आ जाए। वो फॉर एग्जांपल हफीज़ सेंटर है, हफीज़ सेंटर में 100 दुकानदार है से, अब ये 100 के 100 दुकानदार इंडिविजुअली अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है। अगर ये सारे इकट्ठे होकर डिक्लेयर कर दें कि हफीज़ सेंटर एक कंपनी है और इनमें से कोई भी बड़ा छोटा शेयर होल्डर नहीं है, सबके सब बराबर शेयर होल्डर बनना चाहें, तो वो उस सेटअप की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें ओनरशिप का ट्रांसफ़र और इस तरह के बहुत सारे मजाक हैं। वो बनाएंगे लिमिटेड बाय गारंटी, और वो शुरू में तय कर लेंगे कि जी अगर हफीज़ सेंटर नामी कंपनी ने किसी का इतना बड़ा नुकसान किया तो हम जेब से फॉर एग्जांपल लाख लाख रुपया देंगे। तो 100 दुकानदार ने लाख लाख की लायबिलिटी दी, यानी कि गारंटी दी, और दुनिया ये कहेगी कि हफीज़ सेंटर की 1 करोड़ की लायबिलिटी है। लेकिन आज उसके पास पैसे कितने हैं वो ज़रूरी नहीं। तो लिमिटेड बाय गारंटी बगैर शेयर्स की भी आप एक कंपनी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि बगैर शेयर वाली कंपनी चलेगी कैसे। आपने कोई ऐसे सेटअप देखे हैं जिनका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता फिर भी चल रहे होता है? मैं तो एक ऐसा सेटअप बहुत ज़्यादा देखा है, आपसे उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आई कैप, क्या आई कैप का कोई शेयर कैपिटल है? क्या आई कैप में लोगों ने शेयर्स डाले होंगे, पैसे डाले होंगे तो वो चल रहा होगा? आई कैप कैसे चलता है? बच्चों से फ़ीस लेता है, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता है, आप लोगों से सालाना जो है 3200 लेता है, हमसे सालाना 35,000 लेता है जी। अभी FC होंगे तो बात नहीं है FC वाली फ़ीस पर ही दफ़ा भरेंगे तो, और खैर अभी जुलाई में अनाउंस कर देंगे, हमारा तो हर दफ़ा बढ़ा ही देते हैं स्टूडेंट्स पे, फिर भी हाज़र होला रखा हुआ है। तो
इसका मतलब है कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि कंपनी के लिए तो लाजमी शेयर कैपिटल है या एक इदारा शेयर के बगैर तो चल ही नहीं सकता, तो आपने कहना है कि मुझे ऐसे इदारे का पता है जिसका 1.5 बिलियन का रिजर्व है और उसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है। तो ICAP इज़ नॉट अ कंपनी। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट है ना बगैर शेयर कैपिटल के तो चल ही नहीं सकता, तो गारंटी लिमिटेड में हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा है, अपना अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी दुनिया में खुश है, लेकिन ओवरऑल छतरी के अंडर है वो लिमिटेड लायबिलिटी के, ताकि कल को कोई भी मसला हो तो वो उनमें से कोई भी मेंबर लाख रुपए से ज़्यादा का पाबंद ना हो, तो ये बन जाएगा लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा सेटअप अनलिमिटेड। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड कंपनी भी एक कैटेगरी है जो कि कोई भी वहाँ खुशी से नहीं जाता। 12 लॉ ने इजाज़त दी हुई है कि अगर आप चाहें तो आप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। क्यों कराएगा कोई? इसलिए कराएगा कि गवर्नमेंट कहेगी आपने सोना एक्सट्रैक्ट करना है पाकिस्तान में, अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराओ। आपने पाकिस्तान में यूटिलिटी कंपनी बनानी है, ऐसी कंपनी बनानी है जो लोगों को बिजली पानी गैस या ऐसा कुछ सप्लाई करे, अनलिमिटेड कंपनी बनाओ, ताकि एक डर हो, खौफ हो, ये ना हो कि आप करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करें और बाद में मुस्कुरा के हमारी तो लिमिटेड लायबिलिटी थी, कर दो ख़त्म कंपनी को, रखा हुआ 20 लाख ले जाओ। तो अगर आप किसी सेंसिटिव उसमें हो, बिजनेस में हो, तो गवर्नमेंट आपको बाउंड कर देती है कि यहाँ आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे नहीं चल सकते, तो वहाँ आप कंपनी तो बनाते हैं लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या रखते हैं? तो ये बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह से होती है, सब कुछ वैसे ही होता है और इसके सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, इसमें भी शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं। अगर इसमें शेयर्स भी हुए तो डबल लायबिलिटी हो जाएगी, मेंबर गारंटी के लिए भी लायबल होंगे और शेयर्स। अच्छा, शेयर्स तो दे दिए इस कंपनी में, शेयर्स तो उस डब्बे में डाल दिए, तो अब मेंबर तो लायबल नहीं है। अगर एक मेंबर ने उधार किया है तो वो उस उधार के लिए लायबल है। कंपनी का 1 मिलियन शेयर कैपिटल था, सब 2-2 लाख डालने थे। एक भाई साहब ने कहा आज मेरे पास 75,000 है, मैं 1,25,000 बाद में दूंगा। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि आप पैसे नहीं देते थे पूरे और शेयर्स ले लेते थे। तो अब अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो 8,75,000 कंपनी देगी और 1,25,000 वो वाला बंदा देगा जिसने उस टाइम पे उधार किया। अगर लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और शेयर भी नहीं है तो फिर वो कंपनी नहीं। जी, अगर लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और शेयर कैपिटल भी नहीं है तो क्या फिर कंपनी होगी? कंपनी फिर भी रहेगी, उसके तमाम मेंबर्स, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स का एक कैपिटल होता है, लेकिन क्या हर पार्टनर ने पैसे दिए होते हैं? तो इसी तरह से अनलिमिटेड कंपनी में पैसे दिए हैं या नहीं दिए, शेयर्स हैं या नहीं है, आप एक अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं लायबिलिटी के हिसाब से। कॉमनली कंपनियां इस तरह से 95% ऑफ द कंपनियां इस फॉर्म में होती हैं, 4.9999% कंपनियां इस तरह की होती हैं और 0.00001% कंपनियां इस तरह की होती हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको गिनती की 2 या 3 कंपनियां मिलेंगी अनलिमिटेड। तो असूल नहीं बताने नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से तो लोगों को लिमिटेड लायबिलिटी समझ आई होती है, तभी वो पक्के ही हुए होते हैं कि उन्हें कह देते हैं अनलिमिटेड वाली कंपनी भी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनियाँ इस तरह से चलती हैं। कुछ सियानी कंपनियाँ अपने आप को महदूद रखना चाहती हैं तो लिमिटेड बाय गारंटी के तौर पे चलते हैं। अब इसमें फर्दर कुछ और कैटेगरीज भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 3 कैटेगरीज हैं, इनको स्क्रीन पे एक दफ़ा देखते हैं ताकि हम अपने लेक्चर को एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम वो कागज़ जो आप जमा कराते हैं रजिस्टर कराते वक्त, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। उन सब ने जो शेयर्स लिए हुए हैं उनमें से किसी की लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा तब होगी जब उसने पूरे पैसे ना दिए हों, वरना अगर आपने पूरे पैसे दे दिए हैं तो मेंबर की लायबिलिटी ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके पैसे डूब जाएंगे। तो लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर कहाँ तक लायबल है? अनपेड शेयर्स, अगर उसने पूरे पैसे नहीं दिए। गारंटी लिमिटेड में लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वाइंडिंग अप का दूसरा नाम है। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो तमाम मेंबर ने कितनी अमाउंट गारंटी की है वो कहलाएगी फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दोबारा पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी तो जो अमाउंट मेंबर देने का पाबंद है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर वहाँ तक लायबल है। द कंपनी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो भी सकता है और इफ़ कंपनी है शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी शेल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल भी हुआ तो शेयर कैपिटल वाली भी लायबिलिटी जो अनपेड है वो भी ऐड हो जाएगी और ये भी। डन?
अनलिमिटेड कंपनी का इतना टाइम ही नहीं था कि उसकी डेफिनेशन भी देते, तो उन्होंने कहा दिस हैज़ ऑल एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। सब कुछ वैसे ही है सिवाय इसके कि लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। डन? क्या ये बात यहाँ तक समझ आ रही है? अनलिमिटेड कंपनी क्यों बनती है ये समझ आई? जी अरे सर पॉसिबल है कि हम कुछ मेंबर्स को लिमिटेड में गारंटी कर दें और कुछ को हम शेयर्स कर दें जिनकी हम लायबल ना हो। जी कुछ को क्या कर दे? लिमिटेड में गारंटी कर दें हम और कुछ को ना करें शेयर्स हो। नहीं, असल में आप इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे और फिर लिमिटेड बाय गारंटी में आप चाहेंगे तो 100% शेयर कैपिटल पे चले जाएंगे, चाहेंगे तो विदाउट शेयर कैपिटल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ की गारंटी ज़्यादा हो और कुछ की गारंटी कम हो, ये ज़रूर हो सकता है। ये मेरे पास एक पर्ची आई है, पर्ची वो कहते हैं कि एक रमज़ान गाइडेंस सेशन हम लोग आज कर रहे हैं और आप लोगों को लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर हुआ होगा। रमज़ान में नॉर्मली लोगों का मसला होता है कि हम पढ़ें कैसे, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें, तो हम हर साल एक सेशन करते हैं जिसमें थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि रमज़ान में आप किस किस तरह से अपने बाकी मामलात के साथ पढ़ाई को भी लेके चल सकते हैं। तो वो बहरहाल ग्रुप में लिंक है, ऑल्दो ग्रुप में डाल दिया था तो इसके बाद अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ग्रुप अक्सर देखते रहना चाहिए, वहाँ पे इस तरह की कोई काम की बात आती है। तो 4:30 बजे सर उसामा वहीद का वो गाइडेंस सेशन है जिसमें वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि आप रमज़ान में पढ़ाई साथ साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे रमज़ान में या शैतानियाँ करते हैं या इबादतें करते हैं, पढ़ाई तो एक थर्ड चीज़ है। तो ऐसे में वो रोज़े के दौरान दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बन गए होते हैं और रात में फिर वो जो ये रमज़ान शोज़ वगैरह और वो नहीं होते, वो इनाम शनाम वगैरह वाले जो इस तरह से, तो वो देखना शुरू कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको असर के करीब जो है, जिस टाइम पे आपको रोज़ा बहुत लग रहा हो, तो उस टाइम पे वो सेशन करें ताकि आप कम से कम 1 घंटा मज़ीद गुजार सकें। तो ये बहरहाल सेशन है। आपका सवाल हो गया डन? तो ठीक है जी। किताब आप साथ साथ देख रहे थे कि आपने कहाँ तक पढ़ के आना है? दरमियान में बस सिर्फ एक टेबल था जो अभी आपने नहीं पढ़ना। जी, मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऊपर एक टेबल में भी उसका जिक्र है, अभी मैंने उसका तस्करा नहीं किया, 1-2 दिन बाद उसका तस्करा आएगा। सेकंड पेज पे ऊपर वाला टेबल आपने नहीं पढ़ना, नीचे टाइप ऑफ कंपनीज में एक डब्बा बना हुआ है वो, और वाह अच्छा, ये अजम्पशन ये है कि यूज़र यूँ पढ़ेगा ऐसे, हाँ ये तो सही है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे शुरू में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, आपने बस इतना सा पढ़ के आना है। डन? कल इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलते हैं, तमाम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।